हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है, राइट हैंड थंब रूल भी देखा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा था, साथ में उसके ऊपर कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे, कैसे अप्लाई किया जाता है इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, अलग अलग एंगल पर हम उसे थ्रो करके देखेंगे कि उसकी अलग अलग ट्रेजेक्ट्री क्या निकल के आएगी। तो सबसे पहले आज का कंसर्न हमारा ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसके लिए इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं। तो अगर मान लें यहां पर कि जो v है और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि जो b है यहां पर b जो लगा हुआ है b वेक्टर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर एंटर करता है, मान लेते हैं यहां कहीं पर है, यहां कहीं पर कोई चार्ज पार्टिकल है और इधर की तरफ थ्रो कर दिया जाता है विद वेलोसिटी v, इस v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया जाता है। तो ये बोर्ड के प्लेन में है और जो b है बोर्ड के अंदर की तरफ, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, देखो फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। v की डायरेक्शन देखो राइट साइड में है, b कहां है, अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ ऐसा जाएगा, तो v इधर क्रॉस b उधर करेंगे तो थंब कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहां पर होगा तो उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, फोर्स लगेगा तो ऐसा इधर की तरफ बढ़ेगा। मान लेते हैं अब यहां कहीं पर पहुंचेगा, डेविएट तो होगा ना, ये यहां कहीं पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, वेलोसिटी इधर होगी तो देखो v ऊपर की तरफ है b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b देखो लेफ्ट साइड में आएगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स होगा, ये फोर्स लगेगा, ये फिर कर्व जैसा घूमेगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा और यहां कहीं पर पहुंचेगा। तो जब यहां पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। यहां पर देखो ये v है, क्रॉस b की तरफ अंदर की तरफ करो तो v क्रॉस b, अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब ही तो रिप्रेजेंट करता था फोर्स को, तो ये f है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मान लेते हैं यहां कहीं पर आ रहा है, यहां आ गया। अब इसकी वेलोसिटी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, देखो ऐसे नीचे की तरफ हमारी उंगलियां हैं देखो, और कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, थंब कहां जाएगा, राइट साइड में, मतलब बोर्ड के इस साइड में जाएगा, तो बोर्ड के उस साइड में जाएगा तो यहां पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो इस तरह से अपना पाथ कंप्लीट करेगा। देखो प्रेडिक्ट किया होगा तो पता चला होगा ये कैसा है, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो पहला पॉइंट यहां लिख लेते हैं, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, तो यहां पर जो पाथ होता है, पाथ वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में यहां पर याद रखेंगे कैसा मोशन होगा, तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर क्लास 11th में नहीं पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है तो लिख लो, स्पीड ऑफ पार्टिकल should be constant। अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती, वेलोसिटी तो वो ऑफ कोर्स बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन देखो बदल रही है। अगर हर जगह पर v रहता तो हर जगह पर v रहेगा। अब ये हर जगह पर v रहेगा क्यों, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन वो भी दूर हो जाए कि हर जगह पर वेलोसिटी इसकी v क्यों रहेगी। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम जानते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू लिखा जाता है W के, होता है ना। तो अगर यहां से देखेंगे इनिशियली इसके पास कितना था, इनिशियली था इसके पास में, यहां पर डेल्टा के लिख दो, प्लस
पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो उस केस में यहां पर रेफरेंस जो ले रहे हैं वो उसी प्लेन में मान ले हो रहा है, तो उस प्लेन के ऊपर नीचे तो कहीं हम जा नहीं रहे, तो अगर इस प्लेन में हो रहा होगा ये मोशन तो उस केस में डेल्टा यू को हम 0 लेकर के चलते हैं। और यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, जैसे मान लेते हैं कोई प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, और इस बोर्ड के प्लेन में पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 ले लिया जाए तो बोर्ड के ऊपर और नीचे तो आ जा नहीं रहा है ना, ये तो उसी प्लेन में है, प्लेन में रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां पर वर्क डन इस फोर्स की वजह से होगा, वर्क डन इस यहां पर ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दी गई, ध्यान रखना। तो अगर ये फोर्स वर्क डन करवाएगा तो इसको देखो ये डाउनवर्ड लग रहा है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा, और अगर ऐसा होगा तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर डेल्टा के की वैल्यू 0 आएगी। डेल्टा के क्या होता तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0 बनेगा, दैट मींस के आई इज इक्वल टू बन जाएगा के एफ। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आएगा, तो ऐसा भी कह सकते हैं अगर कोई वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, ऐसा होगा तो के आई बराबर में के एफ लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, ये वाला फैक्टर तो वैसे भी चेंज नहीं होता है, ये टोटली डिपेंड करेगी वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही इसका मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, इसीलिए यहां पर जो मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन है, और कैसा मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि यहां पर मोशन कैसा होगा और इस पर फोर्स कैसे कैसे काम कर रहा होगा। इसी को यहां पर ठीक से देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर बी वेक्टर, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज दिया गया है, क्यों थ्रो किया जाता है, इसके ऊपर वेलोसिटी इधर की तरफ है, इधर वेलोसिटी है, फिर इधर वेलोसिटी है, और फिर फाइनली इधर वेलोसिटी है। यहां पर फोर्स इधर लग रहा है, इधर फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स है, ये फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे किस पाथ पर मूव करेगा, तो अभी हम लोगों ने देख लिया सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी तो आएगी, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और जब ये यहां पर पहुंचेगा, यहां कहीं पर पहुंचेगा, ये मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंच रहा है, तो यहां जब पहुंचेगा तो उस केस में हम जानते हैं कि इसके ऊपर ये ओ है इसका सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर बन जाएगा। ठीक है, इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बी जो है वो अंदर की तरफ इनटू द प्लेन है, और जो वेलोसिटी है वो इस प्लेन के अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। तो ये वैल्यू लिखेंगे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे क्यू वी बी। ठीक है, अब यहां से v को कैंसिल करवा दो, देखो बन जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई में r इज इक्वल टू में बनेगा q इंटू बी। यहां से r निकालो, रेडियस तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो रेडियस r निकल के यहां से आ जाएगी एम वी डिवाइडेड बाई में क्यू बी निकल के आएगी। तो जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है, और अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता फील्ड के साथ, तो उस केस में जो रेडियस निकल के आती एम बी बाई क्यू बी होती, वो पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आया, इस फार्मूले को थोड़ा इधर अच्छे से रिलेट कर लेते हैं। यहां पर जो रेडियस निकल के आई दैट इज आर इज इक्वल टू एम इंटू बी डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, क्यू इंटू कैपिटल बी। आर की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो एम इंटू बी क्या होता है, तो ये तो पी होता है ना, यहां क्यू इंटू बी लिखा जाएगा, ये बनेंगे। तो ये P निकल के आया। अब अगर हम इसे रिलेट करें कि P की अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो P इज इक्वल टू लिखा जाता है m इंटू बी, ये हम जानते हैं, सिंस P इज इक्वल टू m इंटू बी लिखा जाता है। और यहां से काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2m होता है, ये बात हम लोगों ने कई बार की है। तो यहां से P की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा 2m कैपिटल K बन जाएगा, ऐसा बनेगा। और एक टर्म और बताया था, जब भी काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करना हो और v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू वी लिखा जाएगा। यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी भी लिखी जा सकती है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल q को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए तो उसके रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती q इंटू वी लिखी जाती है, ये बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं, ये k और p की वैल्यू हमारे पास निकल आई, तो एक काम करो, ये k की वैल्यू यहां पर रख दो, तो निकल के आएगा k इज इक्वल टू में लिखेंगे q इंटू वी, ये देखो यहां हो गया, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे p स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2m बन जाएगा, देन p इज इक्वल टू 2m q इंटू में v लिखा जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा मोमेंटम का। मोमेंटम के दो फार्मूले निकल के आए, तो रेडियस में क्या था, p डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, q इंटू बी ही तो लिखा गया, एक बार चेक कर लो, ये p डिवाइडेड बाई में q भी यहां पर दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो p की एक बार वैल्यू रखेंगे तो 2m कैपिटल K डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, तो q भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला ये और बन गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, r इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी है ना, अब p की दूसरी वैल्यू रख देते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट कराया जाए, तो 2m क्यू इंटू में कैपिटल V स्क्वायर रूट के अंदर, और यहां लिखेंगे q इंटू में b लिखा जाएगा। अगर इसे सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, q से q को काटेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू इसी तरह लिखा रहने दो, ये ठीक लग रहा है, चाहो तो q से q को कैंसिल करवा लो, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, नहीं लिखना तो ऐसे लिखा रहने दो जैसा लिखा गया है। तो एक रेडियस का ये फार्मूला, एक रेडियस का ये फार्मूला बनेगा, और एक रेडियस का जो ये फार्मूला आया है ये याद ही रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, याद हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो याद हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन हमारा ये निकल के आ रहा है इतने डेरिवेशन से कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, दैट मींस थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब 90 डिग्री है। और ये ध्यान ये रखना है यहां पर कि अगर कोई पार्टिकल फील्ड के अंदर है और तभी उसको वेलोसिटी दी जाती, तब जाकर के ऐसी ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से फील्ड में एंटर करेगा, वो भले ही फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी हम देखेंगे, वो सर्कुलर पाथ पर तो चलेगा, लेकिन उसका मोशन कंप्लीट सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, वो यहां पर देखते हैं आगे। फार्मूले याद रहेंगे, याद होने भी चाहिए। आर, ये आर निकल आया, यहां पर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये आर निकल आया, तो आर के बाद क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड। यहां पर इधर देख लेते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहीं देख लो, इधर ही देख लेते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 पाई आर मतलब 2 पाई कैपिटल R बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में v बनेगा, यही तो होगा। तो यहां पर वैल्यू रख दो 2 पाई बाई v, और r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो r निकल के आया है यहां पर mv डिवाइडेड बाई में qb निकल के आया है। कैंसिल करवा दो तो t क्या निकल के आएगा, 2 पाई m बाई q इंटू में b आ जाएगा, ये बनेगा। और ये t हो गया, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो वो क्या लिखी जाएगी, qb डिवाइडेड बाई में 2 पाई m लिखा जाएगा, ऐसा बनेगा। और यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकाली जाए तो वो 2 पाई बाई t लिखी जाती है, ऐसा लिखेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से हटा देते हैं, अलग लिख देते हैं इसे, ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा बन जाएगा यहां पर, कहीं इधर लिख लो, इधर लिख लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ये लिखा जाता है। तो 2 पाई तो ठीक है, टी की वैल्यू क्या निकल के आई, देखो टी निकल के आया 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू इंटू में बी निकल के आया है। 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल करवा दो, तो यहां से ओमेगा निकल के आएगा, दैट विल बी क्यू बी डिवाइडेड बाई में m बन जाएगा, ये निकल के आएगा। और ओमेगा को हम थीटा टी के साथ रिलेट करेंगे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया जाएगा, वहां से देखेंगे कि क्या निकल के आती हैं अलग अलग वैल्यू। तो एक फार्मूला ये याद रखना है, एक फार्मूला आर का ये याद रखना है। यहां पर फार्मूले आर के अलग अलग आ गए, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है। अब इन सबको यहां पर एक बार रिलेट करके देखते हैं। पहला हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है, रेडियस सबको एक साथ लिखो, रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या निकल के आया, याद हुआ, mv डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं, qb, ये निकल के आता है रेडियस का फार्मूला। ठीक है, एक तो रेडियस हो गई, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा लिख लेते हैं टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू लिखा जाता है 2 पाई m बाई क्यू इंटू में b लिखा जाता है, दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी f या न्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इसका उल्टा qb डिवाइडेड बाई में 2 पाई m लिखा जाएगा, ये लिखेंगे। अगला होगा एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी जाती है, तो ओमेगा देखो लिखा गया अभी इधर सबसे पहले लिखा गया क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम लिखा जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये फार्मूले निकल के आ गए। अब इन फार्मूलों को ऑब्जर्व करते हैं। पहला देखो, इस फार्मूले को ऑब्जर्व करो, यहां पर एक ये फार्मूला, एक दूसरा ये फार्मूला और तीसरा ये फार्मूला देखो, ऑब्जर्व करो। इन तीनों फार्मूलों में क्या यहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है? नहीं है। तो याद रखना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म होगा, उसमें एंटर करता है तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट रहती है। और अगर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट रहेगी तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां से एक इधर थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v1 और यहां पर थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v2 और यहां पर v1 दिख रहा होगा v2 से ज्यादा है ऐसा, तो ये अलग अलग पाथ ट्रेवल करेंगे, लेकिन इनके टाइम पीरियड तो सेम आएंगे ना। तो जब ये इधर की तरफ चलना शुरू करेगा तो इस केस में एक तो इस पाथ पर चलेगा, बड़े से पाथ पर, और दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरा वाला चलेगा छोटे वाले पाथ पर, लेकिन वापस से ये दोनों यहां एक साथ मिलेंगे। इसका ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मतलब दोनों के टाइम पीरियड सेम, t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई एम बाई क्यू बी है ना। तो अगर दोनों के टाइम पीरियड सेम निकल के आएंगे, लेकिन रेडियस देखो अलग अलग होगी, रेडियस में देखो एम बी बाई क्यू बी होता है, तो अलग अलग रेडियस चलेंगे लेकिन सेम टाइम पीरियड में वहीं वापस आएंगे। इसका मतलब है अलग अलग अगर कोई पार्टिकल है, अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है तो उनके जो टाइम पीरियड होते हैं वो तो सेम निकल के आते हैं, लेकिन जो पाथ होता है उसकी रेडियस अलग अलग निकल के आती है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी कम उसकी रेडियस कम होगी। याद रहेगा। तो ये तीन फार्मूले होते हैं जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली। बाकी आर के जो भी यहां पर फार्मूले लिखे गए हैं अलग अलग केस में यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, पी का ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो बाहर से इस फील्ड के अंदर एंटर करता है, लेकिन ये ध्यान रखना है बाहर से फील्ड में तो एंटर करेगा लेकिन उसकी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे वहां पर फील्ड में था, फिर उसको एक्सेलरेट करा दिया, उसी के अंदर मूव कर रहा वो सर्कुलर पाथ के अंदर। यहां पर कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां से एंटर करता है इस फील्ड के अंदर, इस पॉइंट पर इस फील्ड के अंदर एंटर करता है, चार्ज क्यू मास m दिया गया है और वेलोसिटी इसकी v है। बताओ ये परपेंडिकुलर तो एंटर कर रहा ना, तो परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उस केस में क्या होगा, यहां से चलना शुरू करेगा, सर्कुलर पाथ पर चलेगा, सर्कुलर पाथ पर चलेगा। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो भी यहां पर दिया जाए, देखो ये यहां पर आएगा और वापस इधर चला जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, इधर से गया इधर आया तो v वेलोसिटी से एंटर करेगा तो v से बाहर आएगा। उस केस में यहां पर जो एंगल बन रहा वो 90 है, तो ये बाहर जब जाएगा तो भी एंगल 90 बनेगा। मान लेते हैं ये इसका सर्कल का जो रेडियस है वो यहां मतलब सेंटर O है यहां। ये वाला जो सेपरेशन लिखा जाता है ना, ये वाला इसके बारे में बात करते हैं, तब ऐसा अलग अलग केस में होगा। ये मान लेते हैं d दिया गया है और यहां पर जो रेडियस बन रही है वो r है, तो ये r होगा तो ये वाला r बन जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q दिया गया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक बताओ क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ऑफ कोर्स r होगा। तो यहां से देखो f d इज ग्रेटर देन r, मतलब इतना ज्यादा स्पेस है कि वो अपना सर्किल कंप्लीट करके वापस आ सकता है। तो सर्किल जब कंप्लीट करके वापस आएगा तो देखो इधर से एंटर करेगा, इधर से वापस आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना डेविएट हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर 180 डिग्री निकल के आ रहा होगा और यह पाई कह सकते हो, पाई रेडियन या 180 डिग्री निकल के आ रहा, इधर से गया इधर वापस चला आया है ऐसा, ठीक है। यहां पर ये जो लिखा गया है पॉइंट दैट इज पी क्यू की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो ये लिखी जा सकती है 2r के बराबर। ये तो हो गया, मतलब सफिशिएंट स्पेस है, जिस फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं वहां पर सफिशिएंट स्पेस है। तो अगर सफिशिएंट स्पेस होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जाएगा उसके अंदर सर्कुलर मोशन करेगा, उसके बाद बाहर निकल आएगा, ठीक है, मोशन कंप्लीट करेगा। और अगर पूरा का पूरा इसी के अंदर होगा तो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा।
एक पॉइंट यहां पर नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो, डेरिवेशन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन की कोई नीड नहीं वैसे, कि अगर यहां कोई फील्ड है, यहां पर कोई फील्ड है, ये कोई फील्ड है और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इसके अंदर, इस तरह से थीटा एंगल पर एंटर करता है और इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होती है और उसके बाद में क्या होगा, इधर से एंटर करेगा तो इधर की तरफ बाहर भी तो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो यहां पर एक लाइन खींच दो, ये लाइन खींच देंगे तो इधर की तरफ बाहर निकलेगा, ये थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए उधर बाहर चला जाएगा। तो देखो ये वाला जो सर्कुलर ट्रैक होता है, इस केस में जो टाइम पीरियड लिखा जाता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यों चार्ज है, तो उस केस में हम इसे लिखते हैं m और यहां लिखा जाता है पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई में लिखा जाता है यहां पर 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी लिखा जाता है। ये होता है शॉर्टकट तरीका, याद रखना चाहे तो याद रख लें, अदरवाइज निकालना पड़ेगा इसी तरह से। ठीक, यहां आगे देखो, यहां पर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसा फील्ड बना हुआ है, ये फार्मूले वो हैं जिनको डेराइव करो, फिर याद रखो, इनको डेराइव कर लो, छोटे छोटे जो फार्मूले हैं उनको याद रख सकते हैं। अगर यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, इधर एंटर करता है, इधर से एंटर करता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस रास्ते से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो जब बाहर जाएगा तो ये मान लेते थीटा एंगल बनाता हुआ आ रहा था, तो यहां पर जो वैल्यू लिखी जाती है ये वाली वैल्यू, तो t इज इक्वल टू लिखेंगे पाई m और यहां पाई माइनस 2 थीटा लिखा जाता है डिवाइडेड बाई में q इंटू बी लिखते हैं इसे, q इंटू बी लिखा जाता है, मतलब 2 पाई m बाई क्यू बी होता है ना, 2 पाई m बाई क्यू बी, तो वहां पर जो थीटा होता है वो बदलता रहता है, पॉजिटिव के केस में ऐसा, नेगेटिव के केस में ऐसा होता। अभी के लिए पहला केस याद रखें कि अगर डी की वैल्यू बहुत ज्यादा आर से, तो वो अपना आधा का सर्किल कंप्लीट करेगा और वापस निकल जाएगा, पाई का यहां पर डेविएशन आएगा। इसके बाद अगला केस दिया गया है, देखो यहां पर कह रहे हैं कि V और B परपेंडिकुलर जैसा पहले सा था वैसा है, लेकिन इस बार ये एक है दिक्कत कुछ ऐसी, इधर कुछ हम सही कर लेते हैं, इनको कम कर लेते हैं थोड़ा, ये हटा देते हैं यहां से। अब देखो इसे, अब इतना सफिशिएंट स्पेस है ही नहीं कि ये चले इसके अंदर, तो मान लेते हैं कि यहां से ये एंटर करता है, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस बना दो, इधर ये क्रॉस बना दिया, एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर बना दिया। अब इसके अंदर का जो गैप है उतना ज्यादा है नहीं कि इसके अंदर रह पाए, तो मान लेते हैं इधर से ये एंटर करता है, इस तरफ एंटर करता है वेलोसिटी v के साथ, तो जब वेलोसिटी v के साथ एंटर करेगा तो इस रास्ते से जाते हुए जब यहां पर पहुंचेगा तो इधर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अगर इस तरफ निकल जाएगा तो उस केस में यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं वो d है, वहां तो d ज्यादा था तो पाथ कंप्लीट करके वापस आ रहा था, यहां पर उधर ही चला जाएगा, तो v वेलोसिटी से एंटर करेगा तो v में जाएगा। यहां पर अगर हम इसे थीटा लिख देते हैं इन दैट केस, अगर यहां पर हम इसका सेंटर एज्यूम करते हैं तो यहां से हम खींचेंगे लाइन एक और एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा बनेगा, और ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा था, ऐसा है, बाहर से जा रहा था अंदर की तरफ, तो ये इस पाथ पर जा रहा है। अब एक काम करो, ये वाले डिस्टेंस देखो, तो अगर यहां से यहां तक ये d होगा तो उस केस में ये भी d बन जाएगा, ये होगी रेडियस बनेगा ना, ये थीटा दिया गया तो देखो ये भी थीटा बनेगा, कैसे, अगर ये थीटा है, अगर यहां लाइन खींची जाए तो ये वाला थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा, इसे मिटा देते हैं, समझ में आया। फिर से यहां 90 है तो ये देखो थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा, या ऐसे नहीं तो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो आगे वाला थीटा बनेगा, जैसे समझना समझ लो। अब क्या होगा, यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा डेविएशन जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये d बाई आर लिखा जाएगा। ये कब के लिए है, तो यहां पर ध्यान रखना, जब d की वैल्यू कम हो जाए किससे, r से, if d इज लेस देन r, और यहां पर जो केस देखा था वो क्या था, d इज ग्रेटर देन r, मतलब उतना सफिशियंट स्पेस है मैग्नेटिक फील्ड का जो पूरा आधा चक्कर तो कंप्लीट ही करवा दे। यहां पर क्या है, ये एंटर तो कर रहा लेकिन तुरंत ही बाहर चला गया क्योंकि फील्ड खत्म हो गया, तो उस केस में यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू लिखी जाती है d बाई आर लिखी जाती है।
याद रहेगा। तो ये फार्मूला है, डायरेक्ट यूज करना होगा तो हम लोग यूज किया करेंगे। अगेन R इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, mv बाई क्यू इंटू बी में लिखेंगे हम इसे। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट भी कर देते तो देखो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, d बाई r की वैल्यू लिखेंगे तो उल्टा करके लिख दो, तो यहां लिख देंगे क्यू बी बाई एम इंटू में v लिखा जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चाहे ये याद रखें चाहे ये याद रखें, अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का तो उस केस में जब चार्ज पार्टिकल बाहर जाता है, अगर थीटा एंगल डिविएट होता है फील्ड के अंदर तो बाहर जाते टाइम थीटा एंगल बनाता है, ज्योमेट्री से देख सकते हैं इसे। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं। ये बेकार सा पॉइंट है, मतलब है ठीक ही कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है फील्ड में तो फील्ड के अलोंग जब मूव करेगा तो उस केस में बता रहे हैं, तो यहां पर बी वेक्टर दिया गया है, ये वी वेक्टर दिया गया है। हम लोगों को पता है, पहले दिन ही देखा था जब बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या लिखा जाता है, क्यों। यहां पर लिखते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा लिखते हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम तो क्रॉस कराएंगे तो जीरो बनेगा ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स निकल के आएगा वो कितना होगा, जीरो बनेगा। तो इसके ऊपर फोर्स जीरो बनेगा। इस वाले केस में देखो बी वेक्टर राइट साइड में है और इसको वेलोसिटी दी जाती है लेफ्ट साइड में, फिर दोनों एंटी पैरेलल चले जाएंगे और साइन 180 डिग्री बनेगा इस केस में। तो भी यहां पर एफ इज इक्वल टू देखो क्यू वी बी, यहां पर साइन 180 डिग्री लिखेंगे, उस केस में भी क्या बनेगा, एफ जीरो निकल के आएगा। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं रहेगा तो ये फोर्स क्या, ये किस पाथ पर ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इसका, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और स्ट्रेट लाइन पाथ होगा मतलब वो अनडेविएटेड रहेगा, डेविएट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ, अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है फील्ड के तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता, सफिशिएंट स्पेस है तो सर्किल कंप्लीट करेगा। अगर पहले से फील्ड में है तो बाहर से आ रहा तो आधा सर्किल कंप्लीट करके चला जाएगा। और अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं है इन दैट केस वो आर्क पर ट्रेवल करेगा, ये आर्क पर चलेगा और इस आर्क में डेविएशन निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू डी बाई आर लिखा करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर अभी देखेंगे इनके बारे में और बात करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, मेन का क्वेश्चन है ये, क्या कह रहे हैं, A particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along positive x-axis। ठीक है, पॉजिटिव x-axis में मूव कर रहा है ये वेलोसिटी v के साथ, सही है। फिर कह रहे हैं इट एंटर्स इन अ रीजन कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन। नेगेटिव z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b में फैला हुआ है। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू लिखें और यहां पर y लिख देते हैं y, और ये किस में है, नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव z डायरेक्शन का मतलब क्रॉस से दिखा दो। ठीक है, बना लेते हैं, ये ऐसा बन गया, ये x है। ठीक, और कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये जो रीजन है इस रीजन को यहां से हटा दो, ये रीजन यहां से फैला हुआ है, मान लेते हैं यहां से फैला हुआ है यहां तक, ये रीजन यहां से यहां तक फैला हुआ है, ये यहां से यहां तक, कहां से, x इज इक्वल टू ए से लगा करके x इज इक्वल टू बी तक। तो ये वो रीजन दिया जिसमें फील्ड है, और जिसमें फील्ड होता वो तो d होता है ना, तो d यहां से यहां तक क्या लिखेंगे, इसे b माइनस ए लिख सकते हैं, बन जाएगा, सही है। अब क्या कह रहे हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन x ग्रेटर देन b। मतलब ऐसा ये बताना है, ये पॉइंट हमें बताना है कि इस पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है यहां से थ्रो किया जाता है, यहां से अगर हम थ्रो करते हैं किसी पार्टिकल को तो यहां v वेलोसिटी से जाएगा, इस v वेलोसिटी की वो वैल्यू बतानी है कि जस्ट एंटर द रीजन, मतलब यहां से यहां पर जाए और जस्ट एंटर करे उस रीजन के अंदर, बाहर ना निकले। बाहर ना निकले मतलब क्या होगा, ये यहां से यहां जाए अपना सर्कल कंप्लीट करके ऐसा वापस आए, क्योंकि बाहर निकलना नहीं, जस्ट एंटर द रीजन, रीजन के अंदर एंटर करे। तो रीजन के अंदर एंटर करेगा, उस केस में क्या लिख सकते हैं हम, यहां से v वेलोसिटी से मान लेते हैं चल रहा, तो v वेलोसिटी से चलेगा तो यहां से वैल्यू देखो, यहां से चला, ये d की वैल्यू हमारे पास है ही, ये d दिया गया कि कहां से कहां तक है, और d की वैल्यू लिखेंगे तो r इज इक्वल टू लिखा जाता है mv डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं, q इंटू बी लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये है क्या, यहां पर अनइक्वलिटी लगाते हैं क्या, कि यहां से चलना शुरू करेगा, यहां तक ये डिस्टेंस d है मतलब b माइनस ए है,
और अगर चार्ज पार्टिकल जस्ट उसके अंदर एंटर करता है तो जस्ट अगर उसके अंदर एंटर करेगा तो अनइक्वालिटी क्या कहती कि जो यहां से यहां के बीच की वैल्यू होगी वो r से थोड़ा सा कम होगी। मतलब r जो होगा बहुत, मतलब जरा सा, बिल्कुल बहुत कम होगा, ज्यादा होगा किससे, d से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब d से ज्यादा होने का मतलब d से बहुत बहुत थोड़ा ज्यादा। तो यहां से r की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन d, और d की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, b माइनस ए लिखी जाएगी। तो यहां से निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू होती mv बाई q इंटू बी लिखा जाएगा, ग्रेटर देन b माइनस ए बनेगा। और यहां से वैल्यू निकालेंगे v की तो क्या निकल के आएगी, क्यू बी इंटू में बन जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई में लिखा जाएगा m। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इससे जरा छोटी सी वैल्यू ज्यादा हो, इन दैट केस ये बाहर निकल जाएगा। वो अनइक्वालिटी लगा करके हमें सॉल्व करना था। इन्होंने इस बार डी डायरेक्ट नहीं दिया था, एक पर्टिकुलर रीजन बना दिया था x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी का। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद एन इनिशियल एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस केस में यहां से मैग्नेटिक फील्ड भी देखो दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, एनर्जी भी दे रखी है। तो ये किस रेडियस पर चलेगा वो निकाल लो। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज, एनर्जी दे रखी है तो एनर्जी लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2m डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। तो mv बाई क्यू बी हो गया। R की वैल्यू निकाल लो, R स्मॉल r हो सकता है, कैपिटल R जो भी लिखते आ रहे हैं वो लिखते चलो, कैपिटल R मान लेते हैं। तो यहां 2 बन जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चल रहा, रूट के बाहर आना, तो इसे हम अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख लेंगे, -31। और इंटू में यहां क्या लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो -19 करो। और डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, Q इंटू बी। Q के लिए लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 टेस्ला। ऊपर वाला स्क्वायर रूट में, इधर वाला स्क्वायर रूट में है नहीं, तो यहां से अगर हम यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो R बनेगा 2.248 सेंटीमीटर में बन जाएगा। ये R की वैल्यू हो जाएगी। अब इधर इसका फिगर देखते हैं, देखो दिया गया है फिगर, यहाँ S से एंटर करता है और यहाँ Q पर जाकर के देखा गया कि टारगेट कर रहा है, तो यहाँ P से लगाकर के Q तक की वैल्यू चाहिए हमें। तो एक काम तो ये कर सकते हैं ना, यहाँ पर ये हमारे पास R निकल के आएगा। तो अगर ये R होगा तो यहाँ से देखो साइन ऑफ थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा, ये डिस्टेंस 2 बन जाएगी, डिवाइडेड बाई में R लिख सकते हैं। होगा ऐसा, यहाँ पर लिखेंगे 2R की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, क्यू बी एम वी, m इंटू वी डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं Q इंटू बी। और यहां पर R की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो रख देते हैं 2.4, क्या लिखा गया है 2.248 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा निकल आया। यहां से देखो टैन थीटा क्या निकल के आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इधर वाले में देखो तो इस वाले में देखेंगे तो टैन थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो बन जाएगा QM और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई में लिखा जाएगा 6, ये बन जाएगा। साइन और टैन में रिलेशन देखेंगे और यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो QM की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, QM इज इक्वल टू 6 टैन थीटा बन जाएगा। और इसे लिखेंगे तो 6 यहां पर साइन थीटा बनेगा, इनटू में क्या लिखेंगे 1/cos थीटा बन जाएगा, यही होगा। और इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये QM की वैल्यू आ गई, तो QM इज इक्वल टू 6, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/2.248, इतना ज्यादा ना लिखो, 2.23 भी लिख सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे 1/√1 माइनस, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2/2.248 का होल स्क्वायर बनेगा। अगेन यहां से QM की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगी 11.69 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगा QM की वैल्यू। अब ये QM यहां से यहां तक तो मिल गया, ये भी तो हमें चाहिए P और M, तो PM क्या होगा, यहां से देखो ये टोटल R और इसको माइनस करवा देते हैं, तो अगर इसको माइनस करवाएंगे तो ये R होगा, तो यहां से यहां ये क्या बनेगा, R cos थीटा बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो PM बन जाएगा
आर माइनस आर कॉस थीटा बनेगा। यहां पर वैल्यू रख देंगे पीएम की, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर रख देना। देखो पीएम इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 2.248 माइनस 2.248 और यहां पर बनेगा कॉस ऑफ थीटा तो 1 माइनस 2 बाई 2.4 या 2.248 और इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे यहां से तो पीएम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो पीएम मिल जाएगा यहां से, ये मिलेगा यहां से 1.22 सेंटीमीटर, ये पीएम मिल गया और ये इतना मिल गया, ये इतना मिल गया तो 11 + 1 12। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा इससे, 12 कोई है नहीं, 12 कोई नहीं तो ये इसके करीब चला जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना था आई थिंक पता चला होगा। ये फिगर इसका दिया गया था, सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, मास का रेशियो दे रखा है और इनके चार्जेस का रेशियो दिया गया है। इनको एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इज सेट अप परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ रेडियाई बताना है। तो अगर r का फार्मूला लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो 2mqv डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं mv/qb लिखा जाता है, ऐसा बनेगा। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कांस्टेंट उनको हटा दो तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, v कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है नहीं, चार्ज भी कांस्टेंट नहीं है, b कांस्टेंट है, तो यहां पर बन जाएगा m ऊपर रहेगा और यहां पर q बन जाएगा। ये इस तरह से रिलेशन आएगा, समझ में आया। यहां पर जो कांस्टेंट उनको हटा दिया। अब दोनों के केस में अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो पहले क्या लिखा गया है, ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो rp/r अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे mp/m अल्फा इनटू में चार्ज का रेशियो उल्टा करेंगे, यहां पर q अल्फा/q प्रोटॉन। बोलो, सबसे पहला कह रहे हैं कि विद देयर मास रेशियो 1:4, तो 1:4 का मतलब 1/4 हो गया यहां पर, और यहां लिखेंगे तो क्या होगा, इनके चार्ज का रेशियो दे रखा है, ये दिया गया है 2/1, ऐसा दिया गया है, देख लो, हाँ 2/1 है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 1/2 बाहर आएगा, इनटू में बनेगा √2, तो इसे लिख देंगे 1/√2, इसका मतलब रेशियो बन जाएगा 1:√2। ये सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। तो r इज इक्वल टू mv/qb यहां से लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वैल्यू लिखना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों दिए गए हैं। अगला पॉइंट है द चार्ज पार्टिकल is shifted from the origin to the point this and this along straight path, magnitude of the total work done is, जो total work done होगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क डन करेगा, जो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी बाद में भी सेम रहती थी। तो अगर यहां से देखेंगे तो इस पर जो फोर्स काम करेगा एक्चुअली वो होगा q इंटू ई वेक्टर प्लस यहाँ q, यहाँ लिखेंगे v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब ये v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर वाला ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा वो तो हम 0 लेकर के चलेंगे, कोई वर्क डन होगा नहीं। तो अगर इधर कोई वर्क डन नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगने के केस में यहां पर हम ये लिखेंगे कि जो एफ नेट होगा वो ये वाला पोर्शन तो हम 0 करवा देते हैं, तो ये पोर्शन निकल के आएगा q इंटू में ई वेक्टर, और q की वैल्यू कितनी है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, तो चार्ज q है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये इतना दिया गया, ये एफ नेट आया। और अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो dw छोटा सा वर्क डन लिखो तो एफ नेट वेक्टर डॉट में क्या लिखा जाएगा, dr वेक्टर लिखेंगे। और जब x और y दोनों में चल रहा है तो दोनों में चलेगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट लिखना जानते होंगे, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, यहां लिखेंगे dx, मान लेते हैं dx डिस्टेंस चला i कैप प्लस dy कहां लिखेंगे j कैप में, ये dr वेक्टर हो गया, रख दो यहां पर। तो जब डॉट करवाएंगे तो क्यों, तो ठीक है, डॉट करवाने से 2 ये बाहर आएगा तो 2dx बनेगा और प्लस 3dy बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास dw। अब टोटल वर्क डन निकालना है जब ये कहां से शुरू हो जाए, ओरिजिन से 1,1 पर पहुंच जाए, तो यहां से लिख दो w इज इक्वल टू क्यू, बाहर चला जाएगा, यहां पर लिखेंगे 2, यहां लिखा जाएगा dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस यहां लिखेंगे 3 0 to 1, यहां लिखेंगे dy,
ऐसा लिखा जाएगा। देखो 3 और 2 बन जाएंगे 5, तो ये निकल के आएगा 5 क्यों, ये टोटल वर्क डन लिखा जाएगा। याद होगा जब भी किसी शुरुआत में बात किया था, जब हम लोगों ने पोटेंशियल शुरू किया था, अगर पोटेंशियल का पहला लेक्चर देखेंगे तो वहां से देखेंगे इस तरह से लिखना सीखा था हम लोगों ने। कंजर्वेटिव नेचर शो करने के लिए एक एग्जांपल लिया था, उसमें लिखना सिखाया था ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हम W की वैल्यू निकालेंगे तो W 5 क्यों निकल के आएगा, 5 क्यों आंसर होगा। ये वर्क डन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन जब भी ये फोर्स लगाता है वो डायरेक्शन की परपेंडिकुलर लगाएगा, और डायरेक्शन और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, इन दैट केस वर्क डन 0 बनेगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वोल्टेज दिया गया, इस बार V है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस अप्लाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाथ निकालना है, वोल्टेज दिया गया है तो हम लोगों को पता है R इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, या कैपिटल R लिख लो जैसा लिखते आ रहे हैं, 2m/V डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं QB, ठीक है। इसे ऐसे न लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/V, यहां लिखेंगे 2, यहां पर लिखा जाएगा m, यहां पर लिख देंगे V डिवाइडेड बाय में Q और फिर इसका स्क्वायर रूट, जैसे लिखना चाहो लिख लो। अब वैल्यू पुट कर दो, यहां से सॉल्व कर दो। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई दूसरा दिमाग नहीं लग रहा कि हाँ सब कुछ लगा के इसमें वैल्यू निकालो, कोई मैकेनिक्स नहीं। B क्या है, तो B दिया गया 100 मिली टेस्ला, तो 100 दिया गया है और ये मिली टेस्ला है तो -3 से बदलेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 0.1 टेस्ला ही तो बनेगा। और 0.1 टेस्ला को यहां लिखेंगे तो सीधे सीधे इधर लिखो ना 10 स्क्वायर रूट ओवर 2। मास कितना दिया गया है, तो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 इंटू 10⁻⁻31 लिख लो, इंटू में V कितना आएगा, तो V की वैल्यू नहीं पता है 500 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्यों लिखा जाएगा, तो क्यों होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहां से सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था, सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। कैसे सॉल्व करना था स्टेप जानते हैं। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यूज करेंगे, चाहे यूज कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है, जैसा यूज करना चाहे, जिसके लिए कन्वीनियंट है उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पार्टिकल हैविंग द सेम चार्जेस, ठीक है, सेम चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उतना ही चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5, तो ये जो R दिया गया वो दिया गया है 0.5 मीटर सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा -2, तो इसे लिख देंगे 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है, तो B इज इक्वल टू दिया गया है 0.5 टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो भी लिखना चाहो लिख लो। मेक्स इट टू मूव अ स्ट्रेट पाथ, बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कि QVB किसके बराबर लिखा जाता है, Q इंटू E के बराबर लिखा जाता है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर ले तो ये स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। यहां से Q से Q की वैल्यू कैंसिल, पूछा क्या है इन्होंने, मास पूछा है, मास कितना होगा, तो मास की वैल्यू हमें पता तो है नहीं, तो यहां से देख लो, यहां से लिखेंगे वेलोसिटी, तो यहां से देखो B डिवाइडेड बाय में E इज इक्वल टू बनेगा V, और V को क्या लिखा जा सकता है, तो V को लिख सकते हैं M डिवाइडेड बाय में यहां पर लिख दो ऐसा 1/m इंटू में mv लिख सकते हैं, बनेगा। और इस बार क्या दिया गया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव रेडियस दे रखी है, रेडियस दी गई है, तो एक काम करो, यहां से जो वैल्यू निकल के आई v इंटू बी इज इक्वल टू ई बनेगा, सही है। यहां से r का फार्मूला क्या होता है, mv बाई q इंटू बी बन जाएगा, सही है। तो यहां से एक काम करते हैं, v की वैल्यू यहां से निकालो और वहां रख लो, क्योंकि ये तो हमें दिया नहीं गया है, तो यहां से निकालेंगे r, v की वैल्यू वहां से निकाल लो, v इज इक्वल टू बन जाएगा क्यू बी बाई एम इंटू में बन जाएगा r, ये बनेगा। और यहां से ये वैल्यू निकाली जाएगी v की, तो v इज इक्वल टू लिखा जाएगा e डिवाइडेड बाई में b, दोनों को इक्वेट करा लो, बराबर कर लो, सॉल्व कर लो इसे, तो यहां बनेगा q इंटू बी इंटू में r डिवाइडेड बाई में m बन जाएगा इज इक्वल टू e बाई बी बनेगा। यहां से m चाहिए तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m इज इक्वल टू मिलेगा यहां से q इंटू में b का स्क्वायर बन जाएगा
इनटू में आर डिवाइडेड बाई में ई बनेगा। इसको सॉल्व कर लो, यहां से एम की वैल्यू निकाल लो, जो भी निकल के आ रही होगी वो आंसर हो जाएगा। मतलब फार्मूले यहाँ हर एक क्वेश्चन के पता होंगे, सॉल्व करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मैथ अप्लाई करते हैं, कितनी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जितनी फिजिक्स लग रही थी मैंने फिजिक्स लगा दिया, मैथ आपकी है, आप लगा सकते हैं। जो भी आंसर आ रहा होगा उसे इजीली देख पाएंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो यहां पर फार्मूला डायरेक्ट लगाना देखा, यहां पर फार्मूला डायरेक्ट हम लोगों ने लगाना देखा। यहां पर कोई फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगा। यहां पर भी यही सेम है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया था, इसको सॉल्व करना था, टारगेट था, और यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है। यहां पर दो अलग अलग बाउंड्री दे रखी थी, एक्स से लगा करके, एक्स ए से लगा करके एक्स बी तक था ये, और यहां पर ये तो क्वेश्चन था, जो भी फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया उसी के ऊपर बेस था, सॉल्व कर लिया। यहां पर 0 डिग्री पर एंटर करे या 180 डिग्री पर एंटर करे, दोनों जगह पर फोर्स नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, अनडिविएटेड रहेगा। और यहां डी की वैल्यू अगर कम हो जाती इन दैट केस ये आर्क पर चलेगा और बाहर चला जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू यहां पर लिखी गई, तो साइन थीटा की दोनों वैल्यू याद रखेंगे। यहां से थीटा लिखना चाहें तो साइन इनवर्स ऑफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर था कि अगर पूरा कंप्लीट पाथ करेगा तो पाई का आएगा डिविएशन। यहां पर नोट पॉइंट डिस्कस कर लिया कि 3 ये अलग अलग फार्मूले होते हैं जिनमें वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये फार्मूले जितने भी हैं अभी तक देख लिया, मेन में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फार्मूले कैसे कैसे हैं वो याद होने चाहिए। ये क्यों अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता इन द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी वेलोसिटी ना चेंज करने का रीजन ये होता है कि फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती हैं, तो वर्क डन नहीं होता है कोई, ठीक है। आई थिंक ये सारी क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे बात करेंगे कि अगर थीटा इज इक्वल टू समथिंग, कोई एंगल दिया गया हो 30, 40, 45 डिग्री, इनके केस में देखेंगे कि उसका पाथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ के साथ डील करेंगे, उसकी पिच निकालना सीखेंगे। साथ में देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगे हो, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो किस पाथ पर मूव करता है। सेकंड ऑर्डर वहां पर हमें सॉल्व करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या निकल के आती है उन सबका डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए जब तक 2 क्लासेस हुई उनको रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।